जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के लिए परीक्षा हेतु जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन, जिसमें अभी तक मैंने 12 सेशन करा दिया है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का है। अभी आज हम लोग करने वाले हैं वो 13वां सेशन है दोस्तों, है ना। 13वें सेशन आप देखेंगे कि 16/9/2022 में पूछे गए टोटल आपके 150 क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिएगा, बिहार डीएलएड परीक्षा 16/9/2022 में पूछा गया पहला सेक्शन हम लोग का सामान्य हिंदी का आता है। तो आइए सामान्य हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, आपका पहला ही है स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। इसमें बताइए स्वर संधि का उदाहरण क्या है। तो आप देखेंगे स्वर संधि का इसमें दोस्तों उदाहरण जो है विद्यालय है। कौन सा है तो आंसर्स बताएंगे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप बताओगे यदि विद्यालय का संधि विच्छेद आप करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताएंगे। तो आप बोलोगे विद्या जोर आलय, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय विद्यालय बनेगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, परमात्मा में कौन सा संधि है। परमात्मा में बताइए कौन सा संधि है तो आंसर्स बता देंगे। परमात्मा में संधि का नाम जो है वो अ और आ जोड़ के आ रहा है ना। जैसे परमात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो परम जोड़ आत्मा, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि आ रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बताइए आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम लोक्तियों का हमें अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा तो आप बताएंगे दोहरा लाभ होना, है ना। क्या होगा दोहरा लाभ होना, यानी आंसर हमारा सी बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है औषधि ये कैसा शब्द है बताना आपको। औषधि कैसा शब्द है तो औषधि एक तत्सम शब्द है। आंसर ए करेक्ट आंसर बनेगा। शब्दालंकार के कितने भेद है, शब्दालंकार के कितने हैं दोस्तों तो आप बताओ कितने हैं। शब्दालंकार के जो है एक है अनुप्रास, अनुप्रास है शब्दालंकार के। दूसरा क्या है यमक है, और तीसरा क्या है दोस्तों तो वह तीसरा है जो है सलेस अलंकार है। ठीक है, यानी कुल कितने निकले तो 3। ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए आगे कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर लोक्तियों का अर्थ क्या होगा। काला अक्षर भैंस बराबर तो आंसर बता देंगे सीधे कि निरक्षर होना, मतलब साक्षर नहीं होना। आंसर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी, है ना। रूपक अलंकार हमें इसमें ढूंढना है, कौन सा है रूपक अलंकार तो कौन सा है। देखिए उपमेय या फिर उपमान का आरोप या अपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार कहलाता है। तो इसमें आप देखोगे कि माया दीप नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, यहाँ पे जो है हमारा क्या है तो आप बताओगे रूपक अलंकार है ये। यहाँ पर माया दीपक, दीपक क्या है तो दीपक जो है हमारा क्या है उपमेय, और नर जो है नर और पतंग क्या है हमारा उपमान है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना जो है भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है किसके, आंसर्स बता देंगे। ये आता है आर्थी व्यंजना के अंतर्गत। आंसर से बताएंगे आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आता है। आर्थी जो होता है व्यंजना शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, और इस शब्द शक्ति के ही 2 भेद होते हैं, और वो कौन है तो शाब्दी व्यंजना होता है और आर्थी व्यंजना होता है ना। देखिए अगला कह रहा है कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द को हमें पदबद्ध करना है। रेखांकित कौन है, ये बहुत तेज दौड़ा, सीधे हेडलाइन किया गया तो बताएंगे बहुत तेज दौड़ना ये क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत की मात्रा है और ये तेज है ना, ये दौड़ना। बताइए कौन सा है पदबंध तो सर्वनाम तो होगा नहीं, है ना। संज्ञा होगा नहीं, है ना। अब हमारे पास बच गए क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। दौड़ रहा है कैसा तेज दौड़ रहा है। दौड़ना क्या है आपका क्रिया, क्रिया से आगे क्या आता है तो आप बता दोगे कि ये हमारी है क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया पद विशेषण, यहाँ पे क्रिया विशेषण पद बंद होगा। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर बी बनेगा, क्योंकि विशेषण तो सिर्फ है नहीं यहाँ पे। कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति कौन सी है, कौन सी है शब्द शक्ति तो इसमें आप बता दोगे व्यंजना है। क्या है व्यंजना, करेक्ट आंसर डी करेक्ट होगा यहाँ पे व्यंजना। क्वेश्चन कह रहा है ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को संहारे है। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है हमें ढूंढना है, कौन सा इसमें अलंकार है तो आंसर्स बताओगे। इसमें अलंकार जो है विरोधाभास है। कौन सी है विरोधाभास। करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ज्यों ज्यों और त्यों त्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो इस कारण जो है यहाँ पे विरोधाभास का उपयोग किया गया है।
अगला देखेंगे क्या कह रहा है इसमें कि चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है बताइए। तो आंसर्स बताएंगे गुरु। करेक्ट आंसर्स क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। देखिएगा गुरु वर्ण में क्या क्या आता है, तो आप बता दोगे आ आता है ना, बड़ी ई आता है, बड़ी ऊ आता है, री आता है ना, ए आता है, आय आता है, ओ आता है ना, औ आता है, अंग आता है, अह आता है, ये सभी आपके गुरु वर्ण कहलाते हैं, है ना। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि दही बारा में कौन सा समास है, दही बरा में कौन सा समास है बताइए। तो आप आंसर्स बताओगे मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है। आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दही बारा का समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बरा, है ना। अगला देखिएगा कह रहा है कि ग्रामगत में कौन सा समास है, ग्रामगत में बताइए कौन सा समास है। तो आंसर्स बता दोगे आप, ग्राम को आगत उसे हम क्या कहेंगे ग्रामगत, तो आंसर्स बनेंगे आपके तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न बताना है आपको कि पुलक पुलक प्रकट करती है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नाकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है, कौन सी अलंकार है। तो इसमें देख रहे हैं कौन सी अलंकार आ रही है हमें, उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक तरीका क्या है दोस्तों, तो इससे पहचान सकते हो मानो, जानो, जनु, मनु, ये सब प्रयोग हो, देख रहे हैं ना यहाँ पे मानो है ना आया है ना, मंद, ये सभी से आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी अलंकार का यूज किया गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। संचार के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है बताइएगा। तो आंसर्स बता देंगे आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अज्ञातार्थक वाक्य नहीं है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। बताइए रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है में कौन सा वाच्य है, बताइए कौन सा वाच्य है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है कर्म वाच्य है, कौन सा है, क्या करती है रेखा, तो इसी के द्वारा लगाई जाती है मेहंदी, यानी करेक्ट आंसर बी बनेगा। कह रहा है कि अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है, अद्भुत रस में कौन सा स्थाई भाव है। तो आंसर्स बताएंगे, इसमें है विस्मय, करेक्ट आंसर डी बनेगा विस्मय है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, दूध में गिर गया, दूध में कौन गिर गया, ये यहाँ पे हमारा अशुद्ध है। बल्कि इसमें आप देखेंगे तुझे क्या चाहिए, ये सही है आपका, दूध में कौन गिर गया ये गलत है आपका। तुम तो अपना काम करो, ये भी सही है। राजू और उसका पुत्र गया 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 है ना, ये भी सही है, यानी आंसर हमारे बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे कौन सा इसमें सही है। तो आंसर इसमें देखिएगा ये सही है आपका अपमान है ना, अप जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं उपसर्ग है और अपमान, यहाँ पे आधार बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्रत्यय में चेंज भी नहीं हो रहा है। अन अनुवाद है यहाँ पे, अनु रहता तब हो सकता है, ये नहीं है अव, तो अब इसमें है ही नहीं, इसी कारण करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर बी बनेगा। कह रहा है गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसकी चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, आंसर डी करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन है कि अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सी अलंकार है। तो इसमें अलंकार आ रहा है आपका रूपक अलंकार, कौन सा आ रहा है रूपक, तो इसमें तो कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, हमें शुद्ध को देखना है, तो आइए हम लोग पढ़ के देख लेते कौन सा इसमें शुद्ध हो रहा है। कह रहा है क्या कि यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया सकना संभव नहीं हो सकता है, तो ये हमारा अशुद्ध है। देखिए तो शुद्ध क्या होना चाहिए, यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया सुलझाना संभव नहीं है, ये होना चाहिए, सुलझाया न बल्कि सुलझाना क्या है संभव नहीं है, ये होना चाहिए था, तो ये हमारा गलत हुआ। दूसरा पढ़ते हैं, आजकल वहाँ काफी सर्द गर्मी दृष्टिगोचर हो रही है,
मतलब इसका भी ये गलत हो गया हमारा। तो सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए कि आजकल वहाँ काफी जो है शरद गर्मी दिखाई देती है, ये होना चाहिए था। आगे देखेंगे, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये बात तो सही बोला है। देखिए ये तो सही है हमारा। अगला देखते हैं, न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। नहीं, कागजात का निरीक्षण नहीं बल्कि कागजात का जांच किया, ये होना चाहिए था, निरीक्षण नहीं। तो आंसर हमारे क्या निकल के आए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो आंसर्स बता देंगे, यह रचना है आचार्य वामन की। किनका है? आचार्य वामन की। आंसर से ये बताएंगे। बताइए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगण और दो गुरु के क्रम को वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं बताएंगे? तो आंसर्स बताएंगे, वसंतलिका। कैसे होते हैं? वसंतलिका। करेक्ट आंसर सी बताइएगा। और आपको बता दे कि वसंतलिका जो वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ये होते हैं 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? कौन सी अलंकार है? तो आंसर्स बता देंगे इसमें। विरोधाभास अलंकार दिख रहा है सीधे, तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है, सड सुधरहि संत संगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रकार है, ये हमें बताना है। सड सुधरहि संत संगत पाई, इसमें कौन सा है बताइए? तो आंसर्स बताएंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आंसर्स क्या बनेंगे हमारा? करेक्ट आंसर ये बनेगा। ये जो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है ना। यहाँ पे स, यहाँ पे स, फिर यहाँ पे स, यहाँ पे सभी में आप देख रहे हैं ना क्या मिल रहा है? तो यहाँ स स स स सभी में मिल रहा है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसी कारण ये हमारा क्या बनेगा? अनुप्रास अलंकार। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? हमें ढूंढना है कि गलत कौन है। देखिए पढ़ के देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहा है, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, ये तो सही है। यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, ये भी ठीक है। वह हाथी पागल हो गया है, ये भी ठीक है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, नहीं, ये तो बिल्कुल सेंटेंस गलत है यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए था? खरगोश को गाजर जो है काटकर खिलाओ, ये होना चाहिए था ना। तो आंसर हमारा क्या बने? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए कह रहा है क्या, विरह है अथवा यह वरदान, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो आप बताओगे संदेश अलंकार है। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पे संदेश अलंकार, यह जो है अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है यहाँ पे, है ना। देखिए अगला कह रहा है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए क्या हो जाए? जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो काम से भागना। जी चुराना मतलब काम से भागना। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर सी, वह पढ़ने में जी चुराता है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा वो क्या है? जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में क्या कह रहा है? सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या दिया? गिव इन। गिव इन का मतलब होता है क्या है? तो गिव इन का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है दोस्तों, हार या फिर पराजय को स्वीकार लेना। तो आंसर्स क्या बनेगा? टू एक्सेप्ट द डिफीट, है ना, मतलब हार को स्वीकार करना। आंसर्स क्या बनेंगे? सी करेक्ट। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है? 2/3 ऑफ अ फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स होगा हमारा हैज बीन यूज्ड। 2/3 ऑफ फूड सप्लाई हैज बीन यूज्ड फॉर द मंथ। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए बनेगा राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा है कि जॉय डैश फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ। तो आंसर्स क्या बताएंगे? जॉय हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ। आंसर्स ए बनेंगे। अभी जस्ट वो कहाँ से आया? वोकेशन से तुरंत आया है अभी, है ना, आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा है, यू वुड मैनेज इट इफ यू डैश पैनिक। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा हमारा डिड नॉट पैनिक, यहाँ पे होगा, है ना। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। आंसर्स क्या बन जाएगा? आंसर्स बनेगा यहाँ पे नथिंग बट हर्ट्स इज देयर। आंसर्स सी करेक्ट आंसर बनेगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है के बावजूद।
तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारा, आंसर्स बनेगा इवन थॉट, आंसर्स ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल कनेक्टर। क्या है, एवरी वन एग्रीज विथ हिम डैश नॉट मी। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर बनेगा कि एवरी वन एग्रीज विथ हिम बट नॉट मी। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगला, सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, ओके, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। चलिए आइए हम लोग वॉइस को बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव। वी ड्रॉव हिम आउट ऑफ द ट्रेन। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेगा ही वॉज ड्राइवन, ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन, करेक्ट आंसर सी बनेगा आपका। देखिए अगला, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। कह रहा है कि यार विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेगा फॉर दिस पोस्ट, करेक्ट आंसर सी बताएंगे, विनय इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आगे बताइए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। कह रहा है कि अंकित एज वेल एज राम डैश अ गुड सिंगर। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, आंसर्स बनेगा इज, अंकित एज वेल एज राम इज अ गुड सिंगर, करेक्ट आंसर सी राइट आंसर बनेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास, प्लेंटी ऑफ शुगर डैश इन स्टॉक। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेगा इज इन स्टॉक, करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका, क्योंकि शुगर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब क्या होगा यहाँ पे इज प्रयोग होगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, यानी हमें नरेशन बनाना है। मोहन सेड आई फील एक्सक्यूजेड टुडे, एक्सक्यूजेड टुडे। तो आंसर्स क्या बनेंगे इसके, आंसर्स बन जाएगा हमारा मोहन सेड दैट डैश एक्सक्यूजेड डैश। तो आंसर्स हमारा बनेगा यहाँ पे मोहन सेड दैट ही फेल्ट, है ना, ही फेल्ट एक्सक्यूजेड दैट डे। तो आंसर्स क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा है कि द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डैश फ्री। तो आंसर्स बनेंगे हमारा इज फ्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इज फ्री। देखिए, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि राम हैज चीटेड मी, राम हैज चीटेड मी, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे आई हैव बीन चीटेड बाई राम, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या verbs in a given sentence below. C hopes to succeed. आंसर्स क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है कौन, सक्सीड बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डैश इन अ सेंटेंस। डैश का क्या मतलब होता है एक सेंटेंस में, तो आंसर्स बताएंगे, इसका मतलब होता है टू सम ऑफ अ सेवरल थिंग और फैक्ट्स, है ना, इसको क्या मतलब है, ये जोड़ने का काम करता है कोई दूसरे वर्ड से। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा है इफ यू डैश माय बेस्ट फ्रेंड आई वुड नॉट टॉलरेट योर बिहेवियर। आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर्स बनेगा वेयरंट, आंसर्स बी बनेगा, वेयर नॉट बोल सकते हैं, वेयरंट भी बोल सकते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है, बाई डिंट ऑफ, बाई डेंट ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, के माध्यम से। तो आंसर्स क्या बनाएंगे, बाई मीन्स ऑफ, आंसर्स डी करेक्ट होगा, बाई मीन्स ऑफ होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, विच वन इज सिंबल ऑफ अ सेमीक्लोन। सेमीक्लोन कौन सी है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी है, और इसे क्लोन बोलते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इसे एक्सक्लामेटरी मार्क्स बोलते हैं। हमें आंसर्स क्या चाहिए, सेमीक्लोन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। क्या कह रहा है हमारे पास, देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियोज गेम, द पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस आएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन
कह रहा ही सेड आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या बनेंगे इसके, ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेंगे हमारे हैड लिव्ड, करेक्ट आंसर डी बनेगा। ही सेड दैट ही हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए अगला क्वेश्चन, स्पीक आउट द नॉन फाइनाइट या फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब सेंटेंस गिवन बिलो, देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे हमें इसमें क्या है, नॉन फाइनाइट फाइट। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, डैश इज जनरली यूज्ड टू ऐड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। बताइए क्या है, तो आप बताओगे राउंड ब्रैकेट। करेक्ट आंसर ये बनेगा राउंड ब्रैकेट। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। अ मैन कैन नॉट लिव डैश वुमेन। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स विदाउट। अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट वुमेन, आंसर सी बनेंगे। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो कहेंगे क्या, द चीफ, द थीफ एंड द आई विटनेस डैश। बताइए क्या बनेंगे, द थीफ एंड द आई विटनेसेस, आंसर्स बनेंगे हैव एस्केप्ड, आंसर्स डी करेक्ट बनेगा, हैव एक्सपेक्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो सेशन आता है गणित का। गणित में देखिए कह रहा है समान आकार के 8 ठोस गोले एक बेलन को पिघलाकर बनाते हैं। ठीक है ना, एक बेलन को पिघलाकर 8 गोले बनाए जाते हैं। कितने, 8 गोले बनाए जाते हैं, जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 है। तो प्रत्येक गोले का व्यास हमें बताना है। प्रत्येक गोले का व्यास क्या हो जाएगा, देखिए आप यदि एक बेलन का निकालते हैं क्या, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये इसके इक्वल आप लिखोगे, इसका क्या होता है तो आप बताओगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसका, तो आप बताओगे गोले का, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच जो हमारा आयतन है और इसका आयतन दोनों इक्वल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच और ये 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, तो ये पाई से पाई इधर काट देंगे हम। ठीक है, हमारे पास क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो पहले त्रिज्या हम निकालेंगे तभी तो हमारा दोगुना निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर इसका है और ये एच है। ठीक है ना, आर स्क्वायर कहने का मतलब इसका 6 इसका व्यास है ना, इसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 है ना। तो आप बताओगे 3 और गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पे एच कितना है तो 32 है, 32 मतलब 3 गुने 32 इधर लिखेंगे। इधर क्या बच गया हमारे पास, तो ये बताओगे 4। चलिए इधर हम लोग बनाते हैं, देखिए क्या क्या बच गया हमारे पास। इधर लिखेंगे हम लोग 3 गुने 3 गुने 32 बच गए। यहाँ पे क्या बच गया 4/3, पाई तो हट गया, आर क्यूब रह गया है ना। अब देखिए ये 3 जाके इधर मल्टीपल हो जाएगा, 3 मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा। 4 से आप काटोगे तो कितने टाइम में, 8 टाइम में कटेगा। और ये 3 का जो आ जाएगा 3 निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्यूब का रेट निकालेंगे, तो ये क्यूब जो है आर क्यूब यहाँ से 3 3 का पेयर में निकल रहा है, तो 3 यहाँ पे निकल गया। और ये 8 होता है 2 का क्यूब, तो 3 निकल गया 1 और यहाँ से निकल गया 2, मतलब 3 और 2 6। हमारे पास त्रिज्या निकल गया है 6, तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 गुना इसका, मतलब 12। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना के लिए जिसकी भुजाएं एबीसी के संगत भुजाओं की 5/9 हो, पहले एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींचिए कि कोण सी बी एक्स एक न्यून कोण हो, एक्स बी एक्स के सापेक्ष ए के विपरीत दिशा में स्थित हो। फिर बी एक्स और समान दूरी पर बिंदु B1, B2, B3 ऐसे करके ज्ञात कीजिए कि अगला चरण जोड़ना है कहाँ तक। देखिए तो ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन उठा के दिया गया, ये प्रीवियस ईयर के अब ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, लेकिन फिर भी आइए आ गया है तो इसे सॉल्व करके देखा जाए। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल को पहले आप ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, बाई ज्योमेट्री से यहाँ से इक्वल माप के लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ से जो हमारे पास है बी और ये है सी और ये ए है जो हमारा, मतलब सी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा B1, ये B2, B3, B4, B5 और B6, B7, B8 और B9 तक, क्योंकि 5/9 का है तो 9 तक हम लोग लेंगे। और यही जो 9 इससे मीट अप करा देंगे, इसको जो मीट होगा बस यही आपका आंसर बनेगा, कि मतलब कि B9 से लेकर के ये C तक इसको पहुंचने वाला है, तो ये हमारा आंसर बनेगा, है ना। तो आंसर आप देख रहेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर यही है B9 to C तक। तो आंसर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर है। अब देखिए बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले
शटल कॉर्क का आकार संयोजन के रूप में होता है। कैसा होता है बताइएगा। तो वो कॉर्क कैसा होता है आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है ना, ये ऐसे रहता है, फिर यहाँ से ऐसे बना हुआ रहता है, ये कॉर्क के शेप रहता है ऐसे, है ना। तो ये कैसा एक शेप कहलाता है, ये एक शेप कहलाता है एक शंकु के छिन्नक और एक गोलार्ध के रूप में रहता है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए अगला बताना है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे कि 1% की हानि होती है, तो कितना प्रतिशत का बट्टा दिया ये हमें बताना होगा। देखिए अब बस यहाँ पे हमें बताना है कितना प्रतिशत का उसने बट्टा दिया है। पहले 10 का था, हमें नहीं पता अभी कितना का देता है, तो x का उसने बट्टा दिया मतलब घटाया, ठीक है। यहाँ पे प्लस रखेंगे 10 और गुन्ने यहाँ पे होगा -x, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, इक्वल कितना हो रहा है, तो -1 का दे रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 माइनस हो जाएगा 11x, अपॉन में आ जाएगा 10, कटेगा तो इक्वल -1, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -11x अपॉन 10, यहाँ पे हो जाएगा -11 हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, मतलब कि आप सीधे x की वैल्यू कितना बता दोगे, और माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना 10%, तो आप बता सकते हो कि अगला प्रतिशत जो अगला डिस्काउंट मिला है उसे कितना मिला है 10% की, आंसर ए बनेंगे। देखिए अगला कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 का मूल समान हो तो द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो डी का वैल्यू हमें क्या होगा ये बताना है। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम लिखेंगे x² प्लस बी एक्स और प्लस 12 इक्वल कितने हुए 0 है। जब x का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 2 रखते हैं, कह रहा है ना एक मूल जो है कितना है 2 है, जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस ये 2b और प्लस 12 इक्वल कितने हो जाएंगे 0, मतलब b का वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस में 12 और ये माइनस में 4, तो कितने हो जाएंगे 16 माइनस में और बट्टे 2 काटिएगा तो कितने आ जाएंगे माइनस में 8, कितने आ गए हमारे पास माइनस में 8 आ गया बी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी का वैल्यू हमारे पास -8 आ गया है। जब बी का वैल्यू -8 आ गया, अब दूसरा जो है x² प्लस बी एक्स प्लस 12 ये लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या x² प्लस बी एक्स और प्लस ये डी, यही ना हमारा पहला इक्वेशन था, ये इक्वल 0 है, तो आप लिखोगे x² माइनस 8x है ना और प्लस डी इक्वल क्या हो जाएगा 0। ओके, जब ये 0 है तो आप यहाँ से निकालेंगे क्या कि x² माइनस 8x और प्लस डी के मूल समान है, तो इस कारण हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे b² माइनस 4ac इक्वल क्या होगा 0 होगा। अब देखिए b² 8 का होल स्क्वायर करोगे क्योंकि b का वैल्यू कितने हो जाएंगे 64 माइनस 4 a कितना है तो a बताओगे, c कितना है तो नहीं पता क्योंकि a c तो d है, इक्वल में 0 हो जाएगा 64 और यहाँ पे 4d, तो उधर जाएगा तो प्लस में 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम में 16 टाइम में, यानी क्या आ जाएगा प्लस में या माइनस में, तो प्लस में आएगा, यानी डी का वैल्यू हमारे पास निकल गया क्या, वो भी नहीं तो 16, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या ए बी सी डी एक समचतुर्भुज जिसमें ए सी बी 40 है तो ए डी बी हमें बताना है कितना है। देखिएगा यहाँ पे एक हम समचतुर्भुज बनाते हैं दोस्तों, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे बताया क्या गया है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, जिसमें हमारे पास क्या दिया है ए सी बी, ये वाला दिया हुआ है कितना डिग्री है, तो आप बताओगे 40, ठीक है ना। जब ये 40 है तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है दोस्तों, अब देखोगे ए डी बी फाइंड करना है, ए डी बी, अब देखिए ए डी बी मतलब ये वाला हमें फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो अब पता है क्या कि ए सी बी, जो ए सी बी है ये किसके बराबर है, यह जो है सी ए डी के बराबर है, सी ए डी के बराबर है, क्यों बराबर होगा इसके, तो अब बताओगे ये एकांतर कोण है इसका, तो ये भी 40 आ गया। अब देखिए जब ये 40 तो ये भी 40 हो गए, ओके। अब और देखते हैं और क्या क्या इक्वल हो सकते हैं, तो अब बताओगे ए ओ, यहाँ पे ए ओ डाल दो, ए ओ डी ये जो है हमारे पास एंगल, ठीक है, ये कितने होंगे 90 डिग्री, बिकॉज ये जो समचतुर्भुज होता है वो विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 पे काटता है, तो ये 90 आ गया और ये 40 ही आ गया, तो ये नहीं पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। तो अब बताओगे एक त्रिभुज यदि देख लेते हैं हम लोग ए ओ डी में एक दिया हुआ है 90 और एक दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज ए ओ डी में क्या क्या निकला है 90 डिग्री, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया,
तो 9 4 कितने हो जाएंगे 130 डिग्री, 130 डिग्री हो गए, 90 और 40 130, तो बच कितना गया, तो एक त्रिभुज में टोटल 180 का होता है, तो बच कितना गया 50 डिग्री, यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्यामिति निर्माण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक रेखाखंड के विभाजन करना संभव नहीं है, कौन नहीं बताइएगा, तो आंसर इसमें बताइएगा, ये है आपका 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ऑप्शन नंबर आपका डी है, इसे विभाजित करना संभव नहीं है। देखिएगा अगला, और बाद बाकी सभी विभाजित हो जाएंगे क्योंकि 1 और 6 के रेशियो में ये तो हो ही जाएगा, कितना 2 और 3 के रेशियो में, और 10 1 तो हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। कह रहा है रैखिक समीकरण x प्लस वाई 10 है, तो आलेख कैसा होगा, आलेख बताइए कैसा होगा, सरल रेखा होगा, आंसर सी बनेगा, कैसा होगा, सरल होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है 11/15 का, तो आप बताओगे इसका जब वैल्यू निकालिए 11/15 का, तो 0.7333, मतलब ये हमेशा आते ही रहेगा, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, तो अशांत बोलिएगा, मतलब शांत आ ही नहीं रही, 3 3 तो लगातार आ रहा है, तो आंसर हमारा बी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, कितनी होती है, तो आंसर्स बता देंगे, केवल एक होती है, आंसर ए बनेगा। जैसे यहाँ पे दो वृत्त है तो यहाँ पे एक ही ना हो जाएगी, तो आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है क्या कि निम्नांकित आकृति में दो किरणें बी डी और बीई रेखा AC से बिंदु B पर मिलती है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें बताना है, किसका x और प्लस वाई का वैल्यू। देखिए आपको पता है कि एक जो है सरल रेखा पे कितना का डिग्री बनता है 180 का, जिसमें ये 100 दिया हुआ है, तो हम बताएंगे क्या कि x प्लस वाई प्लस 100 बराबर कितना है 180 है, तो आप ये 100 को प्लस में है तो माइनस में भेज दोगे, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80 डिग्री, यही तो निकालनी है x प्लस वाई, तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है, परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप बताइए कौन सा है, तो आंसर बताएंगे p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमारा ए करेक्ट बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान जो है 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया, ये हमें बताना है, तो कितना धन उधार लिया गया, चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं। 882 रुपया क्या है इसका, इसका 882 रुपया किस्त है, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुल धन हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कुल धन हमें नहीं पता कि क्या है, कुल धन बराबर जो है हम P मान लेते हैं, कुल धन बराबर आप लिखोगे क्या कि A गुन्ने 100 और प्लस 100 प्लस R हो जाएगा, ये पहले, और फिर दूसरे के लिए निकालोगे A 100 अपॉन हो जाएगा 100 प्लस R हो जाएगा, ये दूसरे के लिए हो जाएगा क्योंकि दो किस्त चुका रहा है, तो A गुन्ने 100 और अपॉन 105 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 100 अपॉन 105 बचेगा। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, एज का वैल्यू यहाँ पे आप निकालोगे तो 882 है, गुन्ने इसे काटेंगे तो 20 और बट्टे 21 हो जाएगा, है ना, इसे सॉल्व करिएगा तो कितने 41/21 हो जाएगा। अब इसे काटिए जो कटने वाले हैं आपके, तो इसे आप काट दोगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कटेगा 441, है ना, तो आप बताओगे 2 और गुन्ने 20 और गुन्ने 41 बच गए, इसे गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएंगे आपके पास 40 और गुन्ने 40, इसे गुणा करेंगे तो 4 और 16 और 1 0, मतलब 1640 हमारा वह धन आ गया, तो आंसर क्या बताएंगे 1640, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कह रहा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है, यह है यूक्लिड का क्या, यह यूक्लिड का क्या है बताइए, तो यह यूक्लिड का है दोस्तों अभिगृहित है ना, आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स ये बताएंगे अभिगृहित है यह। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या √3 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें बताना है कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे √3 tan थीटा लिखा हुआ है, यानी tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1, और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा √3, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो आप बताओगे tan थीटा इक्वल tan 30 का वैल्यू, मतलब tan काटोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया,
तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना 30। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 30 रखो, यहाँ पे भी 30 रखो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो माइनस कॉस का क्या होता है, तो √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर 1/4 हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 3/4। तो आप घटाओगे कितने आ जाएंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो आपके पास आ जाएंगे 1 अपन ये हो जाएगा 4, 2 आएगा मतलब, और यहाँ पे 4, तो इसे काटेंगे तो 1/2 आएगा, वो भी कैसा, तो माइनस में आएगा, यानी आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर सी। देखिए कह रहा है कि y का वह मान क्या है जिसके लिए p 2 - 3 q 10 y के बीच की समान दूरी कितना है, 10 मात्रक है। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्या, p, ठीक है, और ये है हमारे पास q। अब इसका वैल्यू दिया है 2 और -3, और यहाँ पे दिया है 10 और y। इसका समदूरस्थ हमें पी क्यू का होल स्क्वायर निकालने के लिए करना होगा x2 - x1, ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, x2 कितने हैं, तो आप बता दो कि पी क्यू का वैल्यू 10 है, मतलब 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, इक्वल में ये हो जाएंगे 10 - 2 का मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 x है, y है आपके, और 3 कितने हैं, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर कर दो, तो इधर 100 और इधर 8 का होल स्क्वायर करोगे कितने हो जाएंगे, 64, और प्लस ये करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6 y हो जाएंगे, इक्वल में कितने, ये 100। तो आप 64 में से 100 घटा दोगे तो 36 आ जाएगा, 36 में से भी 9 घटा देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे पहले हम लोग 36 के अकॉर्डिंगली चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए हम लोग y और +3 हमारे पास स्क्वायर निकला था, 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर रूट में बदल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में एक 6 आएगा, एक माइनस में 6 होगा, तो y और +3 इक्वल में इतना। यदि आप प्लस रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यदि आप इधर माइनस रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। देखिए y की वैल्यू हमारा एक प्लस में रखेंगे तो प्लस आएगा, एक यदि हम यहाँ पे प्लस में रखते हैं तो ये प्लस, इधर y हमारा जो है जाके इधर इंक्लूड होगा तो घटेगा, मतलब 3 आएगा। यदि इधर माइनस रखते हैं, ये भी माइनस, तो ये 9 आ जाएगा ना, माइनस में 9, ठीक है। एक आ गया माइनस में 9 और एक आ गया 3। आइए देखते हैं, हमने y की वैल्यू बताना था, एक था हमारा 3 और एक था -9। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए साइन थीटा अपॉन लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन है 1 प्लस कॉस थीटा, इसे हम लोग गुना कर दें, रेशनलाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 1 माइनस कॉस थीटा होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब होगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। प्लस माइनस को ये लिखेंगे, अब बताओगे 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या होता है, साइन। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 1 माइनस कॉस अपॉन हो जाएगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, मतलब हमारे ऊपर बच गया क्या, 1 माइनस कॉस अपॉन आ जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन आ गया, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन कौन सा है देखेंगे, 1 अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर सी है आपका। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण में जो है एन वैल्यू 60 है, माध्यक कितना है 28.5 है, तो एक्स तथा वाई का वैल्यू हमें बताना है। एक्स यहाँ पे, वाई है यहाँ पे, इसका हमको वैल्यू बताना है। तो देखिए x यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल कितने 60, मतलब x प्लस वाई आप बता दोगे कितने आ जाएंगे, तो ये घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 15। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और ये आया कहाँ से है, तो देखिए संचयी परम्परता पहले हम लोग निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि इसका जो होगा 5 ही रहेगा और इसका आ जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 5 में एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें फिर जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। यही हमने रखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 60 दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई कितना निकल गया, 15 निकल गया। एक्स प्लस वाई जब हमारा 15 निकल गया तो यहाँ से हमें बताना क्या था कि एन अपॉन 2 इक्वल कितना हो गया 60/2, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, एन की वैल्यू कितना आ गया 30, मतलब माध्यिका वो कितना है हमारा, तो माध्यिका जो है हमारा वर्ग वो है 20 और 30 का है ना, 20 और 30 का। अब देखिए
यहाँ पे माध्यिका निकालने का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखेंगे इसमें हमारा एल कितना है, जो आपका माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होता है, तो वो कौन से हम माने हैं 20 और 30 का। 20 और 30 आप देख रहे हैं ना, ये मिड में है, इसी कारण 20 और 30 को लिए हैं। माध्यिका मतलब ही होता है 20 वाला। तो अब बताओगे जो एल है हमारा वो कितना है 20 है, ठीक है ना। सी एफ मतलब संचयी बराबरता जिसको हम लोग कहेंगे वो कितना है, तो अब बताओगे 5 + 1 है। ओके, अब देखिए एफ कहने का मतलब है यहाँ पे कि माध्यिका वर्ग की बराबरता वो कितनी है, तो 20 है। मतलब 20 और 30 वाला देखे है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है। हाइट कितना है, तो हाइट जो है मतलब कि आप 10 में से 0 घटाओगे 10, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है, ये वर्ग अंतराल 10 आ रहा है ना, तो वो हाइट होता है। बस चलिए अब इस फार्मूला को हम लोग रखते हैं। देखिए माध्यिका, यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर होता है आपके पास एल प्लस होता है n/2। n/2 हमने कितना निकाला है 30, माइनस होगा सी एफ संचयी बराबरता जिसको हम लोग बोलते हैं, अपॉन में हो जाएगा एफ और इंटू लिखेंगे एच। बस इसे सॉल्व करिए। माध्यिका कितना दिया है 28.5 दिया हुआ है, इक्वल एल का वैल्यू हमने कितना लिखा है 20, प्लस हो जाएगा n/2 का वैल्यू 30 आया था, संचयी बराबरता मेरा कितना है, तो 5 + 1 है, ठीक है। अपॉन में एफ कितना था मेरा 20, और यहाँ पे गुणे कर देंगे किससे, तो 10 से, क्योंकि हाइट मेरा 10 था। अब देखिए इधर 20 है, ये प्लस में, इधर 28 है, घटाएंगे तो कितना 8.5 हो जाएगा। अब इक्वल इधर क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं, 30 और -5 और +1 बच गए हमारे पास। अपॉन में कितना, तो 2, क्योंकि 10 से ये काट देंगे 0 0। देखिए जो जो बचा वो लिख लेते हैं हम लोग। तो 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 25, और ये x प्लस में हुआ, अपॉन में कितना 2, और गुने 8, 8 से 2 में मल्टीपल करेंगे तो 16, मतलब आप सीधे घटा दोगे तो 25 घटाओगे कितने आ जाएंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 25, इसमें से घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब कोई भी इक्वेशंस में आप x की वैल्यू आप रखो, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हमारा x की वैल्यू जब अब 8 आ चुका है, x की वैल्यू क्या था हमारा x + y बराबर कितना आया था 15, जिसमें आप देखे थे कि इसका वैल्यू 8 रखे तो y की वैल्यू हमारा निकल जाएगा, y इक्वल कितना आ गया हमारे पास 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 8, और y की वैल्यू कितना 7। तो हमें x और y की वैल्यू 7 और 8 और 7, ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर ए बन गया। कह रहा दो घन प्रत्येक आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, जोड़ने पर बने घनाभ का सतहीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। अब देखिए इसका भुजा हम लोग निकाल लेंगे, जब 8 है तो भुजा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का ही क्यूब करोगे तो 8 आएगा ना। तो हमारे पास भुजा आ चुका है कितना, 2 आ गया है। अब जो परिणामी घनाभ आ रहा है उसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई आप बता दोगे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई चौड़ाई क्या रहेगा 2 ही रहेगा, और ऊंचाई भी 2 ही रहेगा। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे 2 × LB + BH + LH, ये होता है। बस यहाँ पे रखेंगे 2 और गुने L कितना है 4, और गुने 2, और प्लस ये हो जाएगा 2 और गुने 2, और प्लस L कितने हैं 4 और गुने 2। इसे सॉल्व करिए तो आप बताओगे 2 और ये 8 + 4 और +8 कितने हो जाएंगे, 8 8 16 4 20, 20 का दोगुना करोगे 40, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल्य अल्फा और बीटा हो, तो हमें बताना है क्या 1/अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है इसे हम लोग लिखते हैं 1/अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1/बीटा होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर सीधे कर लीजिए, ये हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये अल्फा का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं क्या हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab करेंगे तो इसका प्लस निकलेगा, दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर नीचे रखिए। अब हमारे पास देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा -b/a का वैल्यू कितना है, तो देखिए -b कहने का मतलब है आपके पास ये -b, मतलब यहाँ पे b है ना, और c तो आपके पास c ही है, और यहाँ पे a की वैल्यू a है, ठीक है। बस यहाँ पे रखेंगे हम, तो उस वैल्यू का रखिएगा -b/a का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 × CA हो जाएगा,
क्योंकि गुणा क्या होता है सी बाई ए, अपॉन में हो जाएगा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए अपॉन आ जाएगा ए स्क्वायर, अपॉन होगा हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ये जाके ऊपर में मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, बी स्क्वायर कौन सा बनना है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर आपका बनना है ऑप्शन बी ही बनना है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यदि दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे, कितने वास्तविक इसके मूल हो जाएंगे, तो इसके दिख रहे अधिकतम घातांक कितने हैं, 2 है, मतलब इसके मूल जो होंगे वो कितने होंगे, मात्र 2 ही होंगे। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि एंगल ए का समपूरक एंगल बी हो तो क्या बनेगा, तो आप बताओगे एंगल ए और प्लस एंगल बी समपूरक कहने का मतलब है 180 डिग्री। आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, वही पूरक कहता है तो 90 डिग्री। समीकरण युग्म क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल हो तो के का वैल्यू बताना क्या है। अनगिनत हल के लिए a1 अपॉन a2 है ना इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये होता है ना। तो अब रख के देखिए ये अनगिनत हल हमारा के का वैल्यू क्या आ जाता है, देखिएगा इसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो इसमें रखेंगे आपके पास तो क्या आ जाएगा ए वन क्या है 1/5 इक्वल 2/k इक्वल में क्या है 3/15। कोई भी दो इक्वल रखिए, इसको इससे या फिर इसको इससे रखें तभी तो के का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, या फिर इसको इससे रख के देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वाले से ही रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा के का वैल्यू हमारे पास 10 आ जा रहा है, के का वैल्यू क्या आ जा रहा है 10 आ जा रहा है ऐसे। यदि इसे भी आप बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, इसे मल्टीपल करेंगे तो 15 दूना 30 और यहाँ पे 3 के तो 30 और बटे कितने आ जाएंगे 2, मतलब इसे भी काटिएगा 15 दूना 30 और यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, मतलब के का वैल्यू कैसे भी करके बनाओ आप 10 ही आने वाले हैं। तो आंसर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 10। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या निकालने के लिए संचयी बराबरता सारणी की आवश्यकता होती है, क्या निकालने के लिए आंसर बताएंगे, माध्यिका निकालने के लिए। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। यदि ये संख्याएं हैं इसका माध्य 10 है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, सभी को जोड़ना होगा, सभी को जोड़ने के बाद जितने नंबर से डिवाइड करना होगा, 1 नंबर 2 3 4 और एक 5 है ना, 5 का दिया हुआ है 10, मतलब यहाँ पे 5 रखेंगे सभी को इंक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये तो पहले 5x हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे 5x प्लस नंबर को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 5x प्लस 15 और इधर हो जाएगा 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आप निकालोगे कितने हो जाएंगे, ये 35 और बट्टे 7 करेंगे तो यानी 7 35 और बट्टे 5 ना 5 सत्ती काटेंगे तो x की वैल्यू हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 7 आ गया, ऑप्शन नंबर ए बन गया। यदि किसी आंकड़े के लिए जो है सिग्मा एफ बराबर 40 है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 200 तो आंकड़े का माध्य क्या होगा, तो इसका पता होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स कितना है 200 और बटे सिग्मा एफ कितने हैं 40, इसे काटिए 4 25 20, यानी आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रूल ही होता है, फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का। देखिए 124 तथा 24 का महत्तम समपवर्तक कितना होगा, एच सी एफ आपको बताना है। देखिए तो आप सिंपल से ये 24 को ना 124 से डिवाइड कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आप बता पाओगे। 124 को डिवाइड कर दीजिए कितने टाइम्स में 5 टाइम में कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 120 घटाओ 4 तो इसे फिर 24 से दे दो तो कितने हो जाएंगे 6 टाइम में, मतलब हमारा एच सी एफ क्या निकल गया, तो ऑप्शन बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी 4 निकल गया। कह रहा है क्या यहाँ पे cos 7 सही 1/2 sin 7 सही 1/2 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। इसे हम लोग जो 15 लिखा हुआ है क्या इसे हम लोग सारे मतलब कि हाफ ऑफ 30 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे क्या यहाँ पे cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ यहाँ पे cos 15 डिग्री ओके इनटू 2 यहाँ पे लिखेंगे cos 7 सही 1/2 इनटू लिखेंगे sin 7 सही 1/2 लिखेंगे, ये हमारा डिग्री है। देखिए यहाँ पे 1/2 को हम लोग cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री लिखेंगे, ठीक है।
ये जो हो गया हमारे पास क्या आ गया 1/2 और गुने 1/2 और गुने 2 और गुने यहाँ पे हो जाएगा cos 15 डिग्री और साइन भी 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री, मतलब साइन 30 हो गया। 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, 1/8 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2 तो हो जाएंगे कितने 1/8 आएगा। तो आंसर हमारा क्या बना 1/8। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है बिंदु के और 4 से गुजरने वाली कोई रेखा जो है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को क्रमशः इस पे काटती है, तो हमें के का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा के का वैल्यू। तो देखिए के का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करने होंगे, यहाँ पे जैसे कि एक लाइन है हमारा, एक लाइन है ए बी, ठीक है ना। इसमें हमने एक पी पॉइंट डाला, पी पॉइंट जिसमें ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 और 0 दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 0 और 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। और पी का वैल्यू दिया हुआ है k-4 दिया हुआ है। अब जो है ये m और n के रेशियो में इसे बांटा गया है। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए पी और पी भी लिख सकते हैं, जो m और n के रेशियो में बांटा गया है। तो m के लिए हम लोग यदि लिखते हैं तो क्या लिखेंगे -4 इक्वल हो जाएगा my2 प्लस हो जाएगा ny1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे m प्लस n होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो -4 इक्वल हो जाएगा m इंटू 2 प्लस हो जाएगा n इंटू 0, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे m और प्लस n, तो सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा -4m -4n इक्वल हो जाएगा 2m होगा। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो m और m यहाँ पे प्लस है तो घट जाएंगे इसमें से, यानी जुड़ जाएगा 6m हो जाएगा। और इधर है हमारे पास 4n है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4n इक्वल हो जाएगा 6m, यहाँ से काटेंगे 2 से 3 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, मतलब 2n माइनस में इधर 3m आ जाएगा आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि m अपॉन n इक्वल हो जाएगा -4/6। इसे और भी छोटा कर लीजिएगा, जैसे कि अभी बताएं 2 और 3 के रेशियो में लिख सकते हैं हम लोग। तो आप इसे रख लीजिए m अपॉन n को 2/3 के रेशियो में हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए k इक्वल हम लोग लिखते हैं क्या OM प्लस n अपॉन हो जाएगा m प्लस n होंगे। तो इसे सॉल्व करिए तो आप बताओगे क्या km प्लस kn इक्वल हो जाएगा n, तो km इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 माइनस k हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो m अपॉन n इक्वल हो जाएगा 1 माइनस k अपॉन k। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। पहला क्या था हमारा, तो पहला आप बता दोगे, पहला था m अपॉन n इक्वल -2/3 था। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के इक्वल हो जाएगा k और इक्वल में हो जाएगा -2/3। बस यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, तो बनाओगे 3 माइनस हो जाएगा 3k इक्वल हो जाएगा -2k हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इसका तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 3 में से 2 हटाओगे तो k, और k की वैल्यू कितना इधर 3 पहले से दे रखी है, यानी आंसर हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है बिंदु 4 और -5 का y नियामक बता दीजिए क्या है। तो ये x नियामक है तो y क्या है -5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए अगला अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का, वो सेक्शन है विज्ञान का। देखिए निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है, बताइए कौन है मानव का उद्भव स्थान। अफ्रीका है, आंसर सही बताएंगे अफ्रीका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई है तो क्या हो गया, उठी हुई है तो उठी हुई हो तो पारा स्तंभ की जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसका घटेगा। आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता है, तो आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है ना। तो आंसर सबका क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र हमें बताना है। सही रासायनिक सूत्र क्या है, MgCl2 है ना। सही रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या है, तो MgCl2 और एक इसका है मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पे सही सूत्र है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जैविक
कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे दे रखा है CaCl, तो इसका पता है क्या होता है, CaCl2 होता है। ये किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का होता है। और ये NaSO4 नहीं बल्कि Na2SO4 होता है, और ये होता है सोडियम सल्फेट का। और CaOH नहीं, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है दोस्तों, है ना। इस कारण ये तीनों गलत थे और वो सही था। देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत वो क्या है, तो आंसर बता दीजिएगा। ये सभी है, मिश्रित कृषि या खेती, फसल चक्र और कार्बनिक चक्र सभी है, यानी आंसर डी होगा। बताइए, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है। बताइए कितना होता है, तो आंसर्स बता देंगे 1.6 किलो जूल पर सेकेंड होते हैं। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा। किसी वस्तु का वजन होगा शून्य होगा, क्या होगा, वस्तु का वजन जो होगा शून्य होगा, है ना। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का वजन m/g, m और g का वैल्यू 0 है, मतलब 0 ही तो होगा। अगला देखिएगा, कह रहा है इनमें कौन सबसे सक्रिय धातु है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। बताइए तो कौन है सबसे सक्रिय धातु दोस्तों, तो आंसर्स बता देंगे। इसमें रुबिडियम जो है सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, रुबिडियम। फिर आएगा पोटेशियम की बारी, फिर आएगा सोडियम, तब आएगा लिथियम, है ना। देखिए अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आंसर बताएंगे H2SO4 होगा यहाँ पे। सल्फ्यूरस अम्ल का हमें बताना है, सल्फ्यूरस अम्ल का क्या बनेगा, H2SO3 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ये सल्फ्यूरस का है, ऑप्शन बी होगा। बताइएगा, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है, तो आंसर बताएंगे हिस्टोन के बिना DNA होता है ना। आंसर ए करेक्ट होगा, हिस्टोन के बिना DNA। अगला देखिए, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आंसर बोलेंगे टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, इसका अल्पतांक अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक क्या है, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा, कह रहा 20 भाग ना, तो 20 भाग बराबर 2a हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1 निकालोगे कितना, 20 का आधा मतलब 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना 10, इसका हम वैल्यू निकालें तो 0.1 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, तो आंसर बता देंगे प्रिज्म का। राइट आंसर डी बताएंगे, प्रिज्म का होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना। आंसर सही बताएंगे, वृक्ष को बचाना। देखिए, अधिक वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति थे अरस्तु। आंसर बी बताएंगे, कौन थे, अरस्तु। बताइएगा, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो, कैसा हो, बाह्य विलयन क्या हो, तो बताएंगे बाह्य विलयन हो हाइपोटोनिक। आंसर बी बताएंगे, हाइपोटोनिक हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है। बताइए ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, 21% है। आंसर से बताएंगे 21% है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो 0.03% है। और नाइट्रोजन का कितना है, 78% है नाइट्रोजन का। कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा, कितना होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखिए P बराबर आपके पास दे रखा है कितना, 1100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। V बराबर दिया हुआ है कितना, 250 वाट दिया हुआ, तो P इक्वल क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो I इक्वल आप निकालोगे P अपॉन V। P कितना है आपके पास, 100 है, और V कितना है 250। इसको काटिए, तो आप काटोगे कितने हो जाएंगे, 5 से 2 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, इसे काटिएगा तो कितने 0.4 आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर बी है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, कौन सी है श्वसन जड़ें, तो आंसर बताएंगे
न्यूमेटोफोरस जो यहाँ पे श्वसन जड़े हैं जो श्वसन के कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? कौन सा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो आंसर्स बता दीजिएगा। ये है ए और बी दोनों, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे जो सेक्शन आता है हमारा सामाजिक अध्ययन है। क्वेश्चन है स्टैम्प एक्ट कब पारित हुआ था? स्टैम्प एक्ट 1765 में। आंसर से बनेगा 1765 में पारित हुआ था। किंग जॉर्ज तृतीय के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन से है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील कैसा है बताइए? तो आंसर्स बताएंगे ये क्रेटर झील है। आंसर्स बी बताएंगे कैसा है? क्रेटर झील है, महाराष्ट्र में है। देखिए संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो आंसर बताएंगे भाग 4 के क में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है बताइए दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में। आंसर से बनेंगे कब? 2018 में किया था। NCBC की स्थापना ऐसे आप देखोगे तो 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। और 2018 में 102वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया 2018 में। देखिए मानचित्र की दूरी को मापने को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। आंसर से बनेगा क्या बोलेंगे? इसे अंश कहा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, किस राज्य में है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में। आंसर सी बनेंगे कर्नाटक। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है ना। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है आपका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? यह चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? राजीव। अगला देखिए डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका मानना था? तो आंसर बता देंगे। यह माना था कंजर्वेटिव का। आंसर से बनेंगे कंजर्वेटिव का मानना था। अगला प्रश्न देखिएगा कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। कहाँ पे मिले 1992 में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो आंसर बताएंगे रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF इंटरनेशनल मनी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? आंसर्स क्या बताएंगे? वाशिंगटन DC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और यह स्थापना तो हो गई थी इसकी 1944 में, लेकिन कार्यरत हुआ था और 1945 से हुआ था कार्यरत। देखिए किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? किस बात से कह सकते हैं? तो आप बताओगे यह वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से कह सकते हैं ना। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? प्रमुख उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़ है। 3 में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ ही है। रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रोलेक्ट कानून जो है किस उद्देश्य से लाया गया था? तो आंसर बताएंगे क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आंसर्स क्या बनाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी फसल भोजन और चारे के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सा है बताइए? तो आंसर बता देंगे यह है मक्का, है ना। चारे और फसल दोनों के लिए उपयोग में किया जाता है। मक्का उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? देश में पूछा जाएगा तो USA है, अमेरिका। रंग भेद की नीति विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? बताइए कौन थे? तो आंसर बताएंगे मार्टिन लूथर किंग। आंसर सी बताएंगे मार्टिन लूथर किंग। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? बताइए कौन शामिल था? तो आंसर बताएंगे बुद्धो भगत शामिल थे। आंसर सी बताएंगे बुद्धो भगत। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व का कितना प्रतिशत? 17.5%। आंसर ये बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, तो आंसर बता देंगे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सिरेजेवा में हत्या। आंसर सी बनेगा 1914 से 1918 तक चलता है प्रथम विश्व युद्ध। मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाता है? नीला रंग किसको दिखाता है? तो आंसर बता देंगे सी, जल को दिखाता है। किसको? जल को दिखाता है। तो बताइएगा कि हरा रंग किसको दिखाता है दोस्तों? हरा। कमेंट सेक्शन में बताइए हरा रंग किसे दिखाता है? तो आप हरा बता दोगे दोस्तों। यह दिखाता है मैदानी क्षेत्र को, है ना।
तो पीला रंग बता दीजिए, पीला रंग किसको दिखाता है दोस्तों? पीला रंग पठार को दिखाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भूरा रंग किसको दिखाता है, ठीक है, बताइए। देखिए आगे जो सेक्शन आता है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब रीजनिंग। कह रहा है 7 मित्र एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी। ई ने पुस्तक को बी से लिया, उसने उसे पढ़कर सी को दे दिया। ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी परंतु जी के बाद नहीं। बी ने पुस्तक डी के पहले नहीं पढ़ा। सी ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी। बी तथा ए के बीच में जो है किसने पुस्तक पढ़ी, ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले हम लोग ये 7 व्यक्तियों को बता देंगे कि पहले आता है डी, डी के बाद है बी की बारी, बी के बाद जो है वो ई की बारी है, उसके बाद सी की बारी, तब आता है कौन? एफ की बारी, तब ए की बारी है और तब आता है जी, लास्ट में पड़ता है। देखिए हमारे पास सीक्वेंस तो निकाल चुके हैं। अब ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच, देखिए ए कहाँ पे है? ए यहाँ और बी के बीच में कौन है? तो इधर से एक ले लो, इधर से एक ले लो, मतलब बीच में कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो देखिए सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट में है। देखिए पैटर्न को हमें पूरा करना है, आइए देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। यदि 5 का होल स्क्वायर करते हैं 25, 4 का होल स्क्वायर करते हैं 16, 25 और 16 का ऐड करेंगे 41 आएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा? 225, 6 का 36 ऐड करिए तो 11, 5 एक 6 और ये 2, 261, यानी ऑप्शन देखिए क्या 261 है। यस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बन गया। देखिए नेक्स्ट कह रहा है लुप्त संख्या हमें बताना है। लुप्त संख्या ये 8 से 54, तो 8 से 54 कितना बढ़ा है? 46। यहाँ से आप देखेंगे तो 138, यहाँ से कितना बढ़ेगा? तो आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास 46 बढ़ा, 138 बढ़ा, ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 414, मतलब 414 इसमें बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 200 और 400 लगभग 600 करीब में। तो 600 में बस एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है आपके पास, 606 या 616। तो हमें कितना बढ़ाना था? 414 बढ़ाना था ना, 414 बढ़ाइए तो 6 और यहाँ पे 10 और ये हो जाएंगे 606। करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला के अंतिम से 22 में तथा शुरू से 22 में अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? शुरू से 22वां कौन होता है? भी आता है। और अंतिम से 22वां कौन आता है? तो देखिए अंतिम से 22वां के लिए 27 में से आपको 22 घटा लेंगे, 27 में से 22 घटा लीजिए तो 5वां है ना। तो आप देखोगे क्या 27 में से 22 घटा लेंगे 5 और इधर से 22वां, हमें बीच का बताना है, बीच मतलब 2, तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे कितने? 27 का आधा, 13.5 मतलब 13 के बाद तो 13.5 पे कोई आता है क्या? तो आप बताओगे कोई नहीं, यानी आंसर हमारा बी बनेगा। 13 पे हो सकता था। देखिए नीचे दिया गया परिस्थिति, देखिए यहाँ पे कह रहा है परिस्थिति में, कह रहा है क्या? प्रश्न स्थिति अवलोकन करना है और सही बताना हमें। कह रहा है क्या? आपको विद्यालय जाने के लिए देर हो रहा है और कोई भी वाहन मौजूद नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति क्या करोगे? आप पैदल चलकर जाना पसंद करोगे या फिर आप विद्यालय जाना छोड़कर घर की तरफ लौटोगे या फिर आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे? अन्य साधन का तलाश करेंगे, आंसर सी बताइएगा। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे हमारे पास कि भवन में किराया दिया जाता है, धन में क्या दिया जाता है बताएंगे? तो धन में आप बताओगे ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट, आंसर डी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन निर्देश दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं है तो इसे स्किप करिए, ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन आता है, ये ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है ना, इसे काउंट करने हमें। देखिए आइए काउंट कर लेते हैं टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है हमें। पहले ये 1, ठीक है, ये कितने होंगे? 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 त्रिभुज आ गए और ये हो गया 5 और ये हो गया टोटल 6। हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 6, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताइएगा नीचे दिए गए प्रश्न और उसके कथन। कथन कह रहा है कि हमारी आंखों में आकृतियां बनती है, कारण क्या है? हमारी आंखों में लेंस लगा रहता है। तो आंसर बताएंगे यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, बात तो सही है, आंसर ये बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आगे क्या आने वाला है। यहाँ पे देखिए बी 2 से 4, 4 2 6, 6 2 8 मतलब 10, जे आने वाला है। ये ऑप्शंस काट दीजिए, ये भी काटिए, ये भी काटिए, यानी एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जे से स्टार्ट। देखिए आगे इनमें कथन में 2 निष्कर्ष है, आइए पढ़ते हैं हम लोग कथन को। कथन कह रहा है क्या कि सभी वृत्त त्रिभुज है। सभी वृत्त क्या है? सभी वृत्त जो है त्रिभुज है, त्रिभुज बना लीजिए। कह रहा है सभी त्रिभुज वर्ग है, सभी त्रिभुज जो है वर्ग है हमारा। कह रहा है सभी वर्ग त्रिभुज है, सभी वर्ग त्रिभुज है क्या? तो बिल्कुल नहीं।
ये बात बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, सभी त्रिभुज वृत्त है, सभी त्रिभुज वृत्त है, ये भी गलत है। यानी हमारा ना तो एक और ना ही दो निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, ना तो एक निकला और ना ही दो निकलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दो कथन पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं। विकल्प दोनों कथन के बीच संबंध बताना है हमें। कह रहा है क्या, बहुत से किसानों ने पटसन की खेती बंद कर दी क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। दूसरा है, कपड़ा मंत्रालय ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या बनेंगे। कह रहा है, यदि कथन एक कारण है और उसका दूसरा इसका क्या है, प्रभाव है, तो बिल्कुल ये बात तो सही हो सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, दो कथन है, आइए दोनों कथन को रीड करते हैं। कह रहा है क्या, कुछ कागज फाइल है, कुछ कागज जो है यह फाइल है, ठीक है, कुछ कागज फाइल है। दूसरा कह रहा है कुछ फाइल पेन है, कुछ फाइल जो है पेन है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ फाइल पेन नहीं है, कुछ फाइल जो है क्या पेन नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है यहाँ पे। दूसरा देखिए, कुछ पेन कागज है, कुछ पेन जो है क्या कागज हो सकते हैं, तो आंसर बोलेंगे ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो निकला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया आपका। देखिए कह रहा है कि एक बस में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर 1200 व्यक्ति का एक समूह यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 लड़कों पर एक लड़की, समूह में लड़कियों की संख्या बताना है हमें कितना होगा। टोटल कितने हैं, 1200 है, ठीक है ना। और 15 और प्लस एक 16 लड़के हैं और एक लड़की, तो 16, इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 75। ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका। देखिए कह रहा है मोहन की 3 पुत्रियां, ठीक है, मोहन है यहाँ पे, इसकी 3 पुत्रियां, प्रत्येक पुत्री के एक भाई, मतलब एक और सदस्य, ये माइनस माइनस और ये इसका प्लस है क्योंकि इसका भाई है। तो कितने पुरुष सदस्य, एक ये और एक ये, मतलब दो ही। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नीचे दिए गए हैं प्रश्न का दावा और कारण हमें सही बताना है। कह रहा है क्या यहाँ पे कि क्या भारत में स्कूल शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए, तो कह रहा है पहला कि यह साक्षरता स्तर बढ़ाने में एकमात्र तरीका है, इसमें भारत को लाभ मिलेगा। तो आंसर देखते हैं क्या बनने वाला है। आंसर बनेगा केवल यहाँ पे दो उपयुक्त है ना, इसे केवल भारत को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, मतलब इसे होगा भारत को लाभ मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पैटर्न को कौन पूरा कर रहा है, 3 से 5 से 35 10 12 35 17, तो क्या आने वाला है। देखिए यहाँ से हमारे पास 5 से 10, ठीक है ना, जैसे हम गैप करके यहाँ पे बताए हैं वैसे ही गैप करके दिखना है। देखिए ये 3 से 7 बढ़ा है, ठीक है ना। आगे देखिए 7 5 12 हुआ है, ये तो 35 का 35 रह गया हमारा। फिर यहाँ से हमारा 7 बढ़ा है, फिर 12 7 कितने हो जाएंगे 19, तो 19 आने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास। चलिए एक तो 19 आ गया, और फिर हमारा आगे वाला कंडीशन जो आएगा वो जो आगे वाला हमारा कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो कितना आएगा, तो 35 ही तो आएगा। तो यहाँ पे 9 और 35 कौन सा हो रहा है, 19 और 35, तो आंसर बता देंगे वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिएगा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प में हमें विषम तत्व को बताना है, कौन है, सभी से अलग देखिए और बताइए सबसे अलग कौन है। तो आंसर आप देख रहे होंगे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है क्या, नहीं ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो आंसर हमारा ये नहीं फुलफिल कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा राइट। देखिए यदि कल से पहले का दिन मंगलवार है ना, यदि कल से पहले, जैसे आज हो गया, ये कल, कल से भी पहले का दिन क्या था, पहले का दिन मंगलवार था, यहाँ पे मंगलवार है ना, तो ये बुधवार और ये गुरुवार, ठीक है ना। तो शनिवार कब हो, तो यहाँ पे शुक्रवार और यहाँ पे शनिवार, है ना। तो कब होगा, तो आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के बाद का बाद का कल, यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे देखेंगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का हमें उत्तर देना है। आइए कथन को पढ़ते हैं। धारणा क्या है, हजारों मील की यात्रा पहले कदम के साथ शुरू होती है। धारणा क्या है, आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए। वित्तीय चिंताओं के कारण लोग खुद को कुछ शुरू करने से रोकते हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारा, आंसर्स बन जाएगा इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। केवल एक ही इसमें निहित है ना, केवल कौन निहित है, तो केवल एक इसमें निहित है। आगे देखिएगा कह रहा है कि चोर अपराधी जज के बीच बताना है। चोर अपराधी, तो चोर जो है ना, चोर क्या है, अपराधी होता है, लेकिन जज अलग होते हैं, यानी आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन
बी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। कथन कथन कह रहा है कि बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तर्क है हाँ, इससे हमारे स्रोत का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देगा। दूसरा क्या है इसमें, नहीं, पैनल महंगे और सभी घरों इसे सब्सिडी के बिना नहीं खरीद सकते हैं। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, आंसर बनेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ तर्क इसमें केवल एक प्रबल है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हाँ इससे हमारे स्रोत का संरक्षण होगा और हमारा पर्यावरण अनुकूलना में अनुकूल बढ़ा रहेगा। क्या है हमारे पास कथन और उसका क्या है, कथन और कार्यवाही। कथन क्या है कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से 4 छात्रों की मृत्यु हो गई। कार्यवाही है स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा है सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने में तुरंत आदेश देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, आंसर्स बनेगा यहाँ पे ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, राइट आंसर डी बना हमारा। अगला प्रश्न बन रहा है क्या कि किसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा गया, ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसे हमें बताना है क्या लिखेंगे। अब देखिएगा डी को 8 7 4 9 लिखा गया है ना, तो अब देखेंगे डी को कि यहाँ पे क्या लिखा, 8 लिखा गया, यहाँ पे भी 8 लिखा गया, मतलब कि हमें डी से 8 ही लिखा गया लास्ट में, तो ये तो होगा नहीं। अब 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास, ठीक है। तो 8 हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एस का क्या है, तो एस का आप सेकंड देखोगे 4 है ना, तो स्टार्टिंग 4 से सभी स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए एच का वैल्यू है 5, जस्ट इसके बाद 4 के बाद 5 है, यानी ऑप्शन सी कटा, ये भी कटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 15 चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है 5, ठीक है, यहाँ से 15 ये 5 चलता है, उसके बाद जो है बाई चलने लगता है, तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर, बाई मतलब इधर, मतलब दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी। और शायद दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।